नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को अटेम्प्ट करेंगे और इसमें बेस्ट 50 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगी, बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। तो देखो, इडियम और फ्रेज से क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेस विद लाफ। तो राइजेस विद लाफ के लिए आपको करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, वेरी अर्ली। ठीक है, राइजेस विद लाव का मतलब होता है वेरी अर्ली। वैसे भी आपको राइजेस विद लाव का मतलब ना भी पता हो तो भी आप सेंटेंस को पढ़ करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली, अगर वो सोने बहुत पहले जाता है तो ऑफकोर्स उठेगा भी तो पहले। तो यहाँ पे जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेरी अर्ली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Their attempt to get back the stolen necklace proved to be wild goose chase। तो wild goose chase का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी, यूजलेस सर्च। ठीक है, यूजलेस सर्च का मतलब भी वही होता है जो वाइल्ड गोose चेस का मतलब होता है, यानी निरर्थक प्रयास। एट हिज विट्स एंड का मतलब हो जाएगा नॉट नोइंग व्हाट टू डू। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, when it comes to dancing he is all thumbs। all thumbs के लिए आपको जो है करेक्ट वर्ड यहाँ पे चूज करना है। तो all thumbs का मतलब होगा क्लमजी, ये आपको याद रखना है। क्लमजी का मतलब होता है लापरवाह। जो बेढंग तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लमजी। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेनर का मतलब होता है प्रशिक्षक, और एन एक्सपर्ट का मतलब होता है विषय विशेषज्ञ, और लेजी का मतलब होता है आलसी या कामचोर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिए गए सेंटेंस के लिए आपको वन वर्ड में आंसर को फाइंड आउट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ऑफ इंजूरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्लैंडरस कम्युनिकेशन, निंदात्मक बात करके किसी के प्रतिष्ठा को कम करने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिफमेशन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है द वे द पीस ऑफ म्यूजिक इज रिटन सो दैट ऑर्केस्ट्रा कैन प्ले इट। ठीक है, वाद्य, ध्यान रखना, वाद्य वृंद के लिए जो है संगीत रचना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या निरूपण। ठीक है, मिथ्या या अयथार्थ निरूपण को हम क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है गलत व्याख्या। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एबरेशन का मतलब क्या होता है, कोई तथ्य या कार्य जो सामान्य से हटकर हो और जिसे स्वीकार ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, एबरेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। ठीक है, जो खाने के योग्य ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इनईडेबल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और अनईटेबल का मतलब होगा नॉट फिट टू बी ईटन, ये ध्यान रखना है। देखो, इन दोनों वर्ड में अंतर है। देखो, इनएडिबल का मतलब होता है जैसे मान लो कोई स्पाइसी फूड है या ऑयली फूड है, तो ये देखो अगर मान लो कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, इनएडिबल। और अगर मान लो अनईटेबल का मतलब है वो खाना ही खराब है। ठीक है, वो खाना जो है उस खाने में महक आ रही है, वो खाने योग्य नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनईटेबल। तो इन दोनों में अंतर है। अनईटेबल खाने लायक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनएडिबल का मतलब है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए खाने योग्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्टलेस का मतलब होता है स्वादहीन, और स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है ऐसी शाखा जिसमें जो है हार्मोन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोक्रिनोलॉजी। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अस्थियों या मांसपेशियों की क्षति या उसके रोगों का जो चिकित्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। और गायनिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्त्री रोग विज्ञान। मतलब ऐसी शाखा जिसमें जो है साइंस की ऐसी शाखा जिसमें जो है स्त्रियों से संबंधित रोगों का जो है अध्ययन किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखनी है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, इसके लिए हम जो है करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है करेक्ट वर्ड होगा इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया।
जो विदाउट इन्विटेशन और सेक्रेटली किसी जगह पे घुस जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। ये आपको ध्यान रखना है। बर्गलर का मतलब क्या होता है? इसको हम सेंधमार हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हू एंटर्स अ बिल्डिंग इल्लीगली इन ऑर्डर टू स्टील। ठीक है? जो किसी बिल्डिंग में इल्लीगली घुस जाए चोरी करने के लिए, इसके लिए यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा बर्गलर। और इसके अलावा जो वेंडल, वेंडल का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना। वेंडल का मतलब ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने का जो प्रयास करता है या नष्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडल। और थीफ का मतलब क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर। अ पर्सन हु स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति से जो है सामान को चोरी कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थीफ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी इन व्हिच एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट टू स्पीक एंड गिव फुल होलसम मॉरल लेसन। तो ऐसे स्टोरी को हम बोलते हैं फेबल। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। फेबल देखो ऐसे स्टोरी को कहते हैं जिसमें एनिमल कैरेक्टर, बर्ड्स, ये जो है टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ये जो है मनुष्य की तरह बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस ऐसे स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? फेबल। इसके अलावा लेजेंड, एनी ओल्ड स्टोरी व्हिच मे और मे नॉट बी ट्रू, उसको हम बोलते हैं लेजेंड। ये आपको याद रखना है। हिंदी में इसको लोक कथा या प्राचीन कथा भी कहते हैं। एलिगरी जो है ऐसी स्टोरी, ऐसा पिक्चर या पोएम होता है जो डबल मीनिंग लिए हुए रहता है, उसको हम बोलते हैं एलिगरी। ये आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये जो है एलिगोरिकल नॉवेला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें डबल मीनिंग है। एक तो इसमें सिंबॉलिक स्टोरी जो है एनिमल कैरेक्टर्स के द्वारा दिखाई जाती है, और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो है इसके पीछे जो है ये दूसरी स्टोरी होती है। 1917 में जो रसिया में रसियन रिवॉल्यूशन होती है, उसकी भी स्टोरी इसमें दिखाई जाती है। किस तरह से जो है जोसेफ स्टालिन का उसमें उदय होता है, ये स्टोरी इसमें दिखाई जाती है। तो एलिगोरी का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जो डबल मीनिंग लिए हुए रहती है। इसके अलावा जो है ध्यान रखना, एडमंड स्पेंसर का जो है फेरी क्वीन, ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है जॉन बनियान का जो है पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है? एक एलिगोरिकल पोएम है। ये भी आपको याद रखना है। पैराबल जो है एक तरह से एनेक्डोट होता है। ध्यान रखना, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो है मॉरल लेसन इसके थ्रू दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो, इसके लिए जो है एक वर्ड में आपको बताना है, तो वो होता है रेड टैपिज्म। ये आपको याद रखना है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। इसमें देखो 2 देश जो है आपस में जो है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई-भतीजावाद। ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे आपको फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला जो इसमें करेक्ट होगा वो होगा एम्ब्रेसमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें होता है EMBARRASSMENT, एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। ये आपको याद रखना है। और एक वर्ड और आपको याद रखना है, हैरेसमेंट। हैरेसमेंट में ध्यान रखना डबल एस होता है और इसमें सिंगल आर होता है, और जबकि एम्ब्रेसमेंट में डबल आर और डबल एस होता है। ये आपको ध्यान रखना। हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीगर। मीगर का मतलब होता है, ध्यान रखना, मीगर का जो पहले स्पेलिंग जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट होगा MEAGRE, मीगर। ठीक है? मीगर का मतलब होता है टू स्मॉल इन अमाउंट। ठीक है? जो नॉट सफिशिएंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? मीगर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा SEMBLANC। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा या आभास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। गायनिकोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड आपको स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो गायनिकोलॉजी का होगा करेक्ट स्पेलिंग GYNAECOLOGY, गायनिकोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। ठीक है? गायनिकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान। ऐसी शाखा जिसमें स्त्रियों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको करेक्ट यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फिगर ऑफ स्पीच से जो पहला क्वेश्चन है, द असीरियन केम डाउन लाइक वुल्फ ऑन द फोल्ड। यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिमिली। ठीक है? और सिमिली में जो है कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज का यूज होता है, और यहाँ पे लाइक का यूज भी हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा सिमिली। इसमें जो है असेरियन का जो है कंपेयर किया जा रहा है असेरियन को उल्फ से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? असेरियन, पीपल ऑफ असेरिया को हम असेरियन कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा मिटोनमी। देखो मिटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट का यूज होता है और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा सेंस समझा जाता है। यहाँ पे देखो यू मस्ट एड्रेस द चेयर, तो चेयर का मतलब है चेयर पर्सन। याद रखना, यहाँ पे चेयर का मतलब चेयर पर्सन, और ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ये होगा मिटोनमी।
देखो मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें इन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ बेंच, तो बेंच से क्या समझा जाएगा? बेंच से समझा जाएगा द जजेस। ध्यान रखना, जजेस। ऐसे ही जब क्राउन को यूज किया जाएगा तो क्राउन का मतलब क्या होगा? किंग। और ऐसे ही अगर कहा जाता है आई रेड मिल्टन, तो इसका मतलब हो जाएगा आई रेड वर्क ऑफ मिल्टन। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है मिटोनमी का। नेक्स्ट है एम आई माई ब्रदर्स कीपर। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा इंट्रोगेशन। ठीक है, इंट्रोगेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए नहीं, बट जो है अपनी बात को और एम्फेसाइज करने के लिए इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द मोर हिज द लेस स्पीड, ये आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो ध्यान रखना है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपिग्राम। देखो एपिग्राम एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जिसमें टर्स और विटी सेइंग होती है, और ये ऑफन जो है पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है बट वेल फाउंडेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। द मोर हैज द लेस स्पीड, जितना आप जल्दबाजी करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ध्यान रखना ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपिग्राम। है आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू। यहाँ पे जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा ये होगा आयरनी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो आयरनी मोड ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो रियल मीनिंग होती है वो लिटरल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू, इसका जो मीनिंग है जस्ट अपोजिट होगा। उसका यहाँ पे जो मतलब है कि मुझे मेरी ड्यूटी तुम्हारे द्वारा सिखाई जाएगी, एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि तुम अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये हो जाएगा आयरनी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इज मोनोडी। तो मोनोडी जो है कैसा पोएम होता है? तो ध्यान रखना ये पोएम ऑफ सॉरो। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जॉन मिल्टन की पोएम है लिसिडास। ठीक है, ये एक मोनोडी है, ये आपको याद रखना है। 1937 में आती है और ये पास्टोरल पोएम भी है। ठीक है, पास्टोरल पोएम है और ये एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। और पोएम ऑफ मैरिज को हम क्या बोलते हैं? इपिथेलमियम। क्या बोलते हैं? इपिथेलमियम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इपिथेलमियम बोलते हैं पोएम ऑफ मैरिज को। नेक्स्ट है व्हाट इज इपिक। इपिक का जो है डेफिनेशन आपको बताना है। तो देखो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है टेलिंग अ स्प्लेंडिड डीड ऑफ सम हीरो ऑफ हिस्ट्री और लेजेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना एपिक जो है ये 12 कैंटोज में होनी चाहिए। मीडिया रेस से स्टार्ट होती है, इसमें लॉफ्टी एंड एलिवेटेड थॉट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाने वाली पोएम है, इसको भी आपको याद रखना है। द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डायलन थॉमस। न्यू रोमांटिसिज्म ये किससे एसोसिएटेड है? ये है डायलन थॉमस से। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार रखना है कि न्यू रोमांटिसिज्म ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये ध्यान रखना ये एसोसिएटेड है डायलन थॉमस से। एरिस्टोटल पोएटिक्स कंटेंस। एरिस्टोटल के पोएटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं ये आपको बताना है। तो देखना इनके जो है पोएटिक्स में कुल मिला के 26 चैप्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है पोएटिक्स से। देखो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में 4 पॉइंट्स को जो है इन्होंने अच्छे से कवर किया है। पहला इन्होंने जो है थियरी ऑफ मिमेसिस या जो है थियरी ऑफ इमिटेशन, इन्होंने इस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द जोनरा ऑफ पोएट्री, जिसमें इन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक के बारे में जो है अपने ओपिनियंस दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। और तीसरा जो पॉइंट है उन्होंने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, थॉट के बारे में, डिक्शन के बारे में, और इसके अलावा जो है मेलोडी और स्पेक्टिकल, इनके बारे में जो है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और फोर्थ जो पॉइंट इन्होंने कवर किया है पोएटिक्स में, ध्यान रखना वो है कैथारसिस। ये भी आपको याद रखना है। तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? 26। और इसके अलावा ये भी फैक्ट्स आपको तैयार रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू प्रेमिसेस। तो ध्यान रखना, डिडक्शन रीजनिंग के लिए जो है करेक्ट जो वर्ड है वो है सिलोजिज्म। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या होता है, दो एग्जाम्पल दे करके तीसरे एग्जाम्पल की सत्यता की पुष्टि की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल और आई एम ह्यूमन, और फिर मैं बोलूं आई एम मॉर्टल, तो ये क्या होगा। देखो दो मैंने एग्जांपल दिया कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारी ह्यूमंस मॉर्टल हैं और मैं भी ह्यूमन हूं इसलिए मैं भी क्या हूं, मॉर्टल हूं। तो ये किसका एग्जांपल है, ध्यान रखना, ये है सिलोजिज्म का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डेनोमा ध्यान रखना कॉमेडी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक वर्ड होता है कैटेस्ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है, ये ट्रेजेडी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। डायनोमा जब किसी प्ले में आता है तो जितने सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं और डिस्प्यूट्स हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं और वो प्ले किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉमेडी में। और जो है कैटेस्ट्रॉफी जिस प्ले में आता है तो ध्यान रखना उसमें बहुत सारी ट्रेजिक घटनाएं घटित होती हैं, उसमें मर्डर होता है और फिर वो प्ले किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो प्ले कन्वर्ट हो जाता है ट्रेजिडी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है व्हाट डज मीन ऑफ सुई जनरिस। तो देखो सुई जनरिस एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है यूनिक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर सोफर। देखो सोफर का आपको प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है, इसको हम सोफर बोलते हैं और इसके अलावा जो है इसका स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेलिंग में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, CHAUFFEUR, सोफर। सोफर का मतलब होता है मोटर कार ड्राइवर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज द प्ले विद इन प्ले। तो ध्यान रखना प्ले विद इन प्ले कौन से प्ले में आता है विलियम शेक्सपियर के, तो ये आता है हेमलेट में, ये आपको याद रखना है। और हेमलेट कब आती है, 1601 में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इसका जो है सेटिंग क्या रहता है, एल्सिनोर इन डेनमार्क रहता है। और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ क्या रहता है, नोबल इन एक्शन। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखना इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने थॉमस कीट के योर हेमलेट से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो प्ले विद इन प्ले, देखो प्ले विद इन प्ले को जो है तीन और नामों से भी जाना जाता है, वो भी आपको याद रखना है। प्ले इनसाइड प्ले भी इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको माउस ट्रैप भी बोला जाता है, माउस ट्रैप भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसको मर्डर ऑफ गुंजागो भी बोला जाता है, याद रखना गुंजागो, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो गुंजागो जो कैरेक्टर ये तो हेमलेट में आता है, एक और कैरेक्टर है गुंजालो, ये कैरेक्टर कहाँ आता है, तो ध्यान रखना ये आता है द टेम्पेस्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। टेम्पेस्ट में ये प्रॉस्पेरो का एक फेथफुल सर्वेंट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको उसको आपको याद रखना है। ओथेलो कब आती है, तो ध्यान रखना ओथेलो 1604 में आती है। इसकी सेटिंग कहाँ रहती है, वेनिस में। और इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, जेलसी। और इसके अलावा जो है ध्यान रखना इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखना इसका सोर्स सिंथियो सिंथियोस के हेकेटो में थी, हेकेटोमेथिस इसका सोर्स लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है मैकबेथ ये कब आती है, 1606 में आती है। और इसकी सेटिंग कहाँ रहती है, तो ध्यान रखना इसका सेटिंग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में रहती है। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखना प्रॉफिल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड से इसका सोर्स लिया गया है। और इसके अलावा जो है इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, तो ध्यान रखना इसका ट्रेजिक फ्लॉ है वॉल्टिंग एम्बिशन, या कई बार एम्बिशन भी देता है। किंग लियर, किंग लियर जो है कब आती है, ध्यान रखना 1605 में आती है। और इसका जो सेटिंग है वो है ब्रिटेन। और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने दो जगह से लिया है, एक तो प्रॉफिल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड से लिया है। और इसके अलावा जो है ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ये दो जगहों से किंग लियर का सोर्स लिया गया है। इसके अलावा जो है इसका जो है ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ये भी आपको याद रखना है, सेल्फ डेल्यूजन या ह्यूब्रिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जितने सारे मैंने पॉइंट्स आपको अभी बताए हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आता है, तो ये आपको याद रखना है। ये 4 इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसके लिए कोड होता है, वो भी आपको याद रखना है, हुक्कम। ठीक है, हुक्कम। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये आपको ध्यान में रखना है। 1601 में आती है हेमलेट, ओथेलो 1604 में आती है, किंग लियर 1605 में आती है और मैकबेथ 1606 में आती है। कई बार आपको क्रम पूछ देता है कि इसको आपको सही ऑर्डर में जो है अरेंज करिए, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
द मूर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो मूर ऑफ वेनिस जो है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले का सब टाइटल है, तो ये आपको बताना है, तो ये होगा ओथेलो, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में आती है और इसके ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीटस एंड्रोनिकस ये कब आती है, 1593 में आती है, ठीक है। और मैकबेथ अभी हम लोगों ने देखा, ये जो है कब लिखी जाती है, 1606 में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओथेलो कब लिखी जाती है, 1604 में लिखी जाती है। इसके अलावा देखो, हु गिव्स हैमलेट अ मिलिट्री फ्यूनरल इन हैमलेट। तो देखो, हैमलेट को मिलिट्री फ्यूनरल कौन देता है, तो ध्यान रखना, ये 14 ब्रास देते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और रोजेनक्रेंस और होरेसियो ये जो है प्रिंस हैमलेट के फ्रेंड थे, और मार्सिलस ये जो है एक कोर्टियर था, ये आपको याद रखना है। क्लाडियस वॉज द ब्रदर ऑफ हैमलेट्स फादर, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ फिलिप्पी, ध्यान रखना, बैटल ऑफ फिलिप्पी ये कौन से प्ले में होती है, और इसके अलावा यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैटल ऑफ फिलिप्पी एक्चुअली टुक प्लेस इन द ईयर, ईयर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना ये कौन से ईयर में ये बैटल ऑफ फिलिप्पी घटित होती है, तो ध्यान रखना ये होगा 42 BC। कौन से प्ले में, तो ध्यान रखना जूलियस सीजर में, जूलियस सीजर में ये जो है वार होता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें जो है एक साइड में एंटोनी और ऑक्टेवियन आर्मी रहती है, और दूसरे साइड में ध्यान रखना ब्रूटस और कैसियस की आर्मी रहती है। और परिणाम क्या होता है, इसमें जो है ब्रूटस और कैसियस की आर्मी हार जाती है, और बोथ ब्रूटस और कैसियस आर फोर्स टू कमिट सुसाइड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बैटल आपको याद रखना है, द बैटल ऑफ एक्टिम। बैटल बैटल ऑफ एक्टिंग जो है कौन से प्ले में घटित होती है, तो ध्यान रखना ये होता है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है वन साइड ऑक्टेवियन आर्मी रहती है, दूसरे साइड एंटोनी और क्लियोपाट्रा की आर्मी रहती है, और इसका भी रिजल्ट ये होता है कि एंटोनी और क्लियोपाट्रा की आर्मी हार जाती है, और इसमें भी एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट सेड ऑफ, ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट बोला गया फ्रांसिस बेकन के लिए, और इसको बोला कौन है, तो इसको अलेक्जेंडर पोप ने बोला है, और कहाँ बोला है, द एसे ऑन मैन में बोला है। एसे आपको याद रखना है, एसे ऑन मैन के जो है एपिस्टल 4 में बोला है, ये आपको ध्यान रखना है, एपिस्टल 4 में बोला है। एपिस्टल क्या होता है, कोई पोएम या एनी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग जो लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम एपिस्टल बोलते हैं। एपिस्टल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा देखो, फ्रांसिस बेकन जो है ये विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी रहते हैं। इनका जन्म जो है 1561 में होती है, और इनकी डेथ जो है कब होती है, 1626 में होती है। और इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है, और फादर ऑफ ऐसे किसको बोला जाता है, ध्यान रखना मोंटेग्ने को, मोंटेग्ने को फादर ऑफ एसे बोला जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। और प्रिंस प्रिंस एमंग एथेइस्ट किसको बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रिंस एमंग एथेइस्ट बोला जाता है चार्ल्स लैंड को। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस बेकन कुल मिलाकर 106 एसेस लिखते हैं, वो भी आपको याद रखना है। पहला इनका जो है एडिशन आता है 1597 में, और जिसमें 10 एसेस आते हैं, ध्यान रखना। और दूसरा जो है 15 सॉरी 1597 में आती है, और इसमें 10 एसेज आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है 1612 में आती है, और इसमें 38 एसे आते हैं। और तीसरा जो इनकी एडिशन आती है 1625 में आती है, और इसमें 58 एसेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड। तो ध्यान रखना किंग लियर में किसको हैंग किया जाता है, किसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है गॉनरेल, ये किंग लियर की जो है सबसे बड़ी डॉटर रहती है, और इसके हस्बैंड का नाम जो है ये रहता है ड्यूक ऑफ एल्बनी। और रीगन जो है सेकेंड डॉटर रहती है किंग लियर की, और इनके हस्बैंड जो थे ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल थे, ये आपको याद रखना है। और थर्ड डॉटर जो है कॉर्डेलिया रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हस्बैंड था वो था, ध्यान रखना, किंग ऑफ फ्रांस, इंपॉर्टेंट में रखना है। और इसके अलावा जो है किंग लियर कब आती है, तो ध्यान रखना ये आती है 1605 में। रोमियो एंड जूलियट ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट कब लिखी जाती है, 1595 में लिखी जाती है, या कैपुलेट और
मॉन्टेग फैमिली के बीच में जो है ये डिस्प्यूट दिखाया जाता है। इसके अलावा जो है विलियम शेक्सपियर के जो है 4 ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, ये भी आपको याद रखना है। पेरिकल्स है, सिम्बेलाइन है, इसके अलावा जो है विंटर्स टेल है और इसके अलावा जो है द टेम्पेस्ट है। ठीक है? ये जो है इनके ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, ये आपको याद रखना है। ट्रेजिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियर के जो है 3 जो है ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो सिम्बेलाइन है और विंटर्स टेल है और इसके अलावा जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये आपको ध्यान में रखना है। विलियम शेक्सपियर की जो है 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, ये भी आपको याद रखना है और इसमें जो है इसके लिए एक कोड है, वो आपको याद रखना है। 12 मर्चेंट लाइक्स नथिंग। 12 से 12 ध्यान रखना, 12 से 12 नाइट हो जाएगा और मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा। 12 मर्चेंट लाइक से एज यू लाइक इट हो जाएगा। ठीक है? एज यू लाइक इट हो जाएगा और ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? 12 नाइट कब लिखी जाती है? तो याद रखना, ये लिखी जाती है 1600 में और मर्चेंट ऑफ वेनिस ये 1596 में और एज यू लाइक इट ध्यान रखना 1599 में और मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में। ये सारे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखो, रोमियो एंड जूलियट ये एक ट्रेजेडी है, ये आपको ध्यान रखना है। विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ड्रामेटिक रोमांसेस या रोमांसेस हैं, पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, ये आपको याद रखना है। और पेरिकल्स कब आता है, ये भी आपको याद रखना है 1567 में। सिम्बेलाइन कब आती है? ये आती है 1669 में आती है। ठीक है? और विंटर्स टेल कब आती है? 1610 में आती है और टेम्पेस्ट कब आती है? 1611 में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ट्रेजी कॉमेडी इनके 3 हैं, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल और द मर्चेंट ऑफ वेनिस और कॉमेडीज इनके 4 हैं, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट और मच एडो अबाउट नथिंग। ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। 12th नाइट बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड ऑफ शेक्सपियर? तो 12th नाइट जो है विलियम शेक्सपियर के सेकंड पीरियड से बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है। देखो, एडवर्ड डाउटेन और इसके अलावा जो है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग जो है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो ध्यान रखना, पहला जो इनका जो लिटरेरी पीरियड का टाइम पीरियड है वो है 1590 से 1595। दूसरा जो है 1596 से लेकर के 1600 और तीसरा जो है 1601 से लेकर के 1607 तक और थर्ड जो है 1608 से लेके 1611 तक। तो चूंकि 12th नाइट कब आती है 1600 में, ये कौन से पीरियड में बिलोंग करेगी? ये सेकंड पीरियड में बिलोंग करेगी, ये आपको याद रखना है। द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज, तो देखो विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कब लिखे गए थे, तो ध्यान रखना इसके लिए जो कोड है ओक्कम, तो उसमें आप चेक कर लो। यहाँ पे हेमलेट कब आती है? 1601 में आती है। ओथेलो कब आती है? 1604 में आती है। किंग लियर कब आती है? 1605 में और मैकबेथ 1606 में। यानी 1601 से लेके 1606 के बीच में इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आती है। तो यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे आपको जो है कौन से पार्ट में मिस्टेक है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस तरह के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में जब आपको बीच में सिंस मिले तो इसका रूल ये होता है कि सिंस का जो पहले वाला क्लास होगा उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है और सिंस के बाद वाला जो क्लास होगा उसको आपको किस में रखना है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिस्टेक कौन से पार्ट में है और पार्ट सी में मिस्टेक है, क्योंकि इसको आपको किस में रखना होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है रूल है ग्रामर का, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंस के पहले आपको क्या चेक करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। तो ध्यान रखना, चूंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस नहीं है पार्ट सी में, इसलिए यही हमारा एरर वाला पार्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिल्टन्स एरियोपजिटिका वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो देखो, मिल्टन ने एरियोपजिटिका किसके अगेंस्ट में लिखा था? तो सेंसरशिप के अगेंस्ट में लिखा था। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एरियोपजिटिका कब लिखा जाता है? 1644 में लिखी जाती है। ये इनकी एक प्रोज वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1644 में इनकी एक और प्रोज वर्क लिखी जाती है ऑफ एजुकेशन, ये भी आपको याद रखना है। देखो, होता ये है कि 1642 में जो है सिविल वार स्टार्ट होता है पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में। ठीक है? और इसमें होता ये है कि जो है 1642 के बाद से जो है
लोग जो है मोनार्की का विरोध करने लगते हैं। बहुत सारे पोएट्स और राइटर जो हैं वो मोनार्की और किंग के अगेंस्ट बहुत सारे अपने वर्क के थ्रू जो है किंग को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो किंग जो है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी राइटर मोनार्की के अगेंस्ट में, किंग के अगेंस्ट में ना लिखे, वो एक लाइसेंसिंग एक्ट लेके आता है। कब लेके आता है? 1643 में लेके आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के विरोध में जो है मिल्टन ने जो है ये एरियोपॉजिटिका लिखा है 1644 में। तो ये आपको याद रखना है। ये सेंसरशिप के अगेंस्ट में लिखी गई एक प्रोज वर्क है। मिल्टन्स कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ ड्रामा विच इज कॉल्ड। ये देखो, मिल्टन की जो कॉमर्स है वो क्या है? एक मास्क है, ये आपको याद रखना है। और ये कॉमर्स कब लिखी जाती है? 1634 में लिखी जाती है। और ये भी आपको याद रखना है कि मास्क जो एक टोटली इंटरटेनमेंट पोएम होती है, जो फुल ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग होती है। और इसको पहली बार जो है लूलो कासल में और जो है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर की रिस्पेक्ट में जो है उनके सम्मान में इसको पहली बार स्टेज किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फार्स जो है एक फनी प्ले होता है और ये जो है थिएटर के लिए लिखा जाता है विच इज फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशन। ये आपको याद रखना है। कुछ क्रिटिक का मानना है विलियम शेक्सपियर के जो अर्ली प्ले हैं जैसे कॉमेडी ऑफ एरर, टेमिंग ऑफ द स्टू, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये सारे के सारे फार्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन में। और इनका जन्म कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो देखो 9 से 1 आपको एक कम करना है तो हो जाएगा 8, और दिसंबर से 1 मंथ कम करना है तो हो जाएगा नवंबर। ठीक है। और 1674 में इनकी डेथ हो जाती है गाउट की वजह से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन? तो देखो थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन कौन थी? तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, एलिजाबेथ मिन्सुल। एलिजाबेथ मिन्सुल से जो है जॉन मिल्टन की मैरिज कब होती है? ध्यान रखना 1663 में होती है। और इसके अलावा जो है मैरी पॉवेल इनकी फर्स्ट वाइफ रहती हैं। और इनका जो है मैरी पॉवेल से जॉन मिल्टन की मैरिज कब होती है? तो ध्यान रखना 1642 में। अनफॉर्चुनेटली मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है 1652 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो सेकेंड वाइफ रहती है वो कैथरीन उडकॉक रहती है। और कैथरीन उडकॉक से जॉन मिल्टन की मैरिज कब होती है? ध्यान रखना 1656 में। और ये भी जो है अनफॉर्चुनेटली 2 इयर्स में ही जो है 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। एलिजाबेथ बेनेट जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक कैरेक्टर होती है। और ये जो नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी ध्यान रखना, ये नॉवेल लिखी गई है जॉन ऑस्टिन के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर। तो मिल्टन जो है कौन से ईयर में ब्लाइंड होते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1652 में। और इस समय इनकी आयु कितनी थी? तो इनकी एज जो है 44 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 16 ध्यान रखना 1652 53 में इनकी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सोनेट आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आपको याद रखना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये ध्यान रखना, ये पेट्रॉर्कन मॉडल पे लिखी गई सोनेट है। और इसको पब्लिश कब कराया जाता है? तो ये पब्लिश होती है 1673 में। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी ई, सी डी ई। ये भी आपको याद रखना है। पैराडाइज लास्ट वॉज पब्लिश्ड इन, तो पैराडाइज लास्ट पब्लिश होती है 1667 में। ये आपको ध्यान रखना है। पैराडाइज लास्ट से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन एक या दो आपसे पूछा जाएगा। और बहुत ही इक्लिसिट टाइप के सारे फैक्ट्स हैं, वो आप जल्दी से देख लो। देखो पैराडाइज लास्ट विलियम, ध्यान रखना पैराडाइज लास्ट जो है जॉन मिल्टन, इसको इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में। और इसको इन्होंने कंप्लीट किया था 1665 में। और फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था 1667 में। कितने बुक्स में? 10 बुक्स में। ये आपको याद रखना है। और फिर से इसमें रिवीजन होता है। और इसको स्प्लिट करके ध्यान रखना बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को जो है तोड़ करके इसमें 2 और बुक ऐड किए जाते हैं। और फाइनली इसको 1674 में जो है 12 बुक्स या 12 कैंटोज में इसको पब्लिश कराया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई ये पोएम है। इसकी स्टाइल ब्रांड है, मीडिया रेस से स्टार्ट होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हु टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंट्स बरी ने जो है पहली बार रोमांटिक एज को क्या बोला था? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये आपको याद रखना है। और सेंट्स बरी जो है एक टर्म और भी कॉइन किया है, उसको भी आपको याद रखना है, वो है यूनिवर्सिटी वेट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 10 इयर्स का है और ये स्टार्ट कब होता है? 1789 में स्टार्ट होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड कब होता है? तो ध्यान रखना ये एंड होता है 1799 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1789 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द लिटिल मैन वॉज रिटन बाई गाल्सवर्दी। देखो लिटिल मैन जो है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई ये वन एक्ट प्ले है, ध्यान रखना। और ये कब लिखी जाती है? 1921 में। देखो जॉन गाल्सवर्दी के 6 जो है वन एक्ट प्ले हैं वो आपको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो इनकी जो है 6 वन एक्ट प्ले कौन कौन है, तो वो आप ध्यान रखना। इनका जो है द पंच एंड गो है, पंच एंड गो। उसके बाद जो है द फर्स्ट एंड लास्ट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट है, ये आपको याद रखना। तीसरा जो है द हॉल है, ठीक है, हॉल है यानी हॉलमार्क्ड है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ जो है इनकी है द सन, ये आपको याद रखना है। और फिफ्थ जो है द लिटिल मैन जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, द लिटिल मैन डिफीट, ये आपको याद रखना है। इस जो है 6 जो है जॉन गासवर्दी की वन एक्ट प्ले हैं। तो देखो ये सारे आपको याद होने चाहिए। बाई चांस इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कब आती है? 1921 में आती है, ये भी आपको याद रखना है। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड? तो यहाँ पे देखो सेकंड इनकी एडिशन आती है 1800 में, इसमें प्रीफेस को ऐड कर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड एडिशन आती है 1802 में आती है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के तो रहता ही है और उसमें अपेंडिक्स इसमें जोड़ दिया जाता है। और फोर्थ एडिशन कब आती है? 1805 में आती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हुम डिड द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स गेट द आइडिया ऑफ रिटर्न टू नेचर? तो देखो रिटर्न टू नेचर का आइडिया रोमांटिक राइटर्स कहाँ से लिए थे? तो ध्यान रखना रूसो से लिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। रूसो एक स्विस बॉर्न जो है फिलोसफर एंड ऑथर थे और इनकी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड बुक है, वो आपको याद रखना है। इनकी जो बुक है वो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बहुत ही पॉपुलर रूसो की बुक है। अ, इसके अलावा जो है देखो गॉडविन जो है इनकी पॉलिटिकल जस्टिस बहुत ही फेमस बुक है, करके लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये बुक किसकी है? तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखी जाती है? ये लिखी जाती है जॉन गासवर्दी के द्वारा। ये जो स्टोरी और एसे का कलेक्शन है और ये 1912 में पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में गासवर्दी जो है ड्रामा से रिलेटेड जो है अपने ओपिनियन दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक लाइन इनकी बहुत ही फेमस है जो कि इसमें इन्होंने दिया है, ये बोलते हैं कि जो है टेक केयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर, एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर देमसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन है, ये आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा बोली गई है? तो जॉन गासवर्दी के द्वारा बोली गई है। और आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो है लास्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है व्हेन वाज गासवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ये जो है 1932 में। और इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? तो ध्यान रखना इनको नोबेल प्राइज मिला है फारसाइट सागा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके अलावा जो है जॉन गासवर्दी को कुछ और अवार्ड दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। पहले तो इनको जो है 1980 में जो है नाइटहुड का अवार्ड मिला था, जो कि इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था और ये कहते हुए कि लिटरेचर अपने आप में अवार्ड है, मुझे किसी और अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो है 1921 में जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है पेन क्लब का, ये आपको ध्यान रखना है। पेन क्लब जो है ये इंटरनेशनल बॉडी ऑफ प्ले राइट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स का ये ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1921 में। तीसरा इनको अवार्ड मिलता है, ध्यान रखना, 1929 में और इनको मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये आपको ध्यान रखना है। इनको ये अवार्ड मिलता है 1929 में और नोबेल प्राइज का मिलता है 1932 में। तो देखो इस तरह से हमने बेस्ट 50 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है। बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को भी मिला होगा। इस तरह के वीडियोस मेरे कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।